for your valuable notes, which will surely enlighten us and inspire us in our coming future. Now, I would like to request all dignitaries, all guests sitting in front of the stage, all assistant professors of our college to come on the stage for group photography session. Dr. Santosh Kumar Shukla sir to come here and guide us with his words. अग्नि मेधाविनम कुरु परम श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर जी एवं इस महाविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय मनोज कुमार जी, आदरणीय मिथिलेश जी एवं प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर बंसी जी एवं इस महाविद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त उपस्थित आचार्यगण, विद्यार्थीगण एवं सभ्य सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय उपस्थित जन, आज मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला और इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय ठाकुर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण यहाँ पर मुझे उपस्थित होने का यह सुअवसर मिला। आज का जो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका, तो इस विषय को हमें समझना है। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, किसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं? तो इस भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास क्या है? आप जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा देश है, यह नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी, ज्ञान आधारित संस्कृति, ज्ञान इस संस्कृति का मूल रहा और इसीलिए हम लोगों ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्या, ज्ञान से अधिक और कुछ प्यूरिफाई करने वाला नहीं। पवित्र किसी को बनना हो तो ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। किसी दूसरी संस्कृति में इसी को ज्ञान को पावर कहा गया कि ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा हम पावर को गेन करते हैं, पावर पाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में ज्ञान के द्वारा हम पवित्र होते हैं। तो इसीलिए इस संस्कृति का जो इतिहास रहा है वह ज्ञान आधारित संस्कृति। इसीलिए हम कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें हम लोगों ने मौलिक योगदान नहीं। यदि हम ईसा पूर्व 2000 वर्षों का इतिहास देखें और दुनिया की संस्कृतियों का इतिहास देखें, दुनिया की ज्ञान परंपराओं का इतिहास देखें, तो हमारी जो ज्ञान परंपरा है ये सबसे प्राचीन और सर्व प्राचीन होने के साथ साथ अत्यंत व्यापक है। जैसे महाविद्यालय के उपाध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि शिक्षा नीति के आरंभिक पृष्ठों में लिखा है कि हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला रहे हैं, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या होगा? तो कहा हमें ज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करनी है। तो कैसी सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करनी है कि जैसी हमें प्राप्त, दुनिया के हमारे सबसे पुराने विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बलभी, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जो अंतरराष्ट्रीय के स्तर के थे। दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इससे पुराने विश्वविद्यालय दुनिया में कहीं नहीं। और हम सब ज्ञान परंपराओं का अध्ययन करते रहते और यह श्रृंखला अनेक विदेशी आक्रमणों के बावजूद 17वीं शताब्दी तक चलती रही। हम इन ज्ञान परंपराओं का अध्ययन 17वीं शताब्दी तक करते रहे। यही हमारी मुख्य शिक्षा की धारा थी।
इन्हीं को जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अन्य भारतीय भाषाओं में जो निहित ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा के अध्ययन, अध्यापन, शोध, चिंतन, मनन के द्वारा हम 17वीं शताब्दी तक आए थे। 17वीं शताब्दी के बाद जब विदेशी मुख्य रूप से अंग्रेज लोग आए, तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हमें शासन करना है और शासन करने के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। शुरुआती दो तरह के विदेशी विद्वान थे। एक सोचते थे कि भारत की ज्ञान परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ है, इसके अध्ययन शोध की जरूरत है। और कुछ लोग सोचते थे कि इस देश पर यदि हमें अपना शासन जमाना है तो इनकी सभ्यता, संस्कृति, चिंतन सबको चेंज करना पड़ेगा। बिना उसके परिवर्तित किए हम इनके ऊपर शासन नहीं कर सकते। तो इसकी शुरुआत 1784 में हुई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनी। सर विलियम जोन्स आदि लोग मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए, जिसका उद्देश्य था केवल भारत की नहीं, अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करना, उनका अनुवाद करना, उनका विश्लेषण करना और अपने अंग्रेजी शिक्षा में उसको शामिल करना, क्योंकि सब उसका अंग्रेजी अनुवाद होता था। और एशियाटिक सोसाइटी बनी। इसी के बाद 1791 में 1791 में जोनाथन डंकन, जो बनारस के रेजिडेंट थे, उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिक्वेस्ट किया कि बनारस ऐसा जो हमारी संस्कृति में जो एथेंस का स्थान है, वही स्थान भारत में बनारस का है, काशी का है, लेकिन काशी में कोई विश्वविद्यालय, कोई महाविद्यालय, कोई कॉलेज नहीं है। यद्यपि लोग पढ़ते हैं, यहाँ भी बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन अपने घरों में, मठों में, मंदिरों में पढ़ते हैं। यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। यदि एक विद्यालय खोला जाए तो यहाँ की जनता के मन में हमारे प्रति एक विश्वास बनेगा कि हम भी उनकी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को बचाना चाहते हैं। जोनाथन डंकन ने इस प्रस्ताव को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्वीकार किया और 1791 में एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज शुरू हुआ, जो आज उसको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहते हैं, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। और उसमें सभी भारत की ज्ञान परंपराओं का अध्ययन शुरू हुआ और उसके दो उद्देश्य थे कि यहाँ की ज्ञान परंपरा का अनुवाद अंग्रेजी में हो और अंग्रेजी में जो ज्ञान परंपरा है उसका अनुवाद संस्कृत में हो। इस प्रकार से और एक लाइब्रेरी बने, जिसको आजकल हम सरस्वती भवन लाइब्रेरी, ये दोनों प्रस्ताव स्वीकार किए। तो 1791 में विदेशी लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करने का एक प्रयास शुरू किया। यद्यपि उसके पहले ये मेन स्ट्रीम में हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ये हमारे विषय थे पढ़ने के। उसके पश्चात राजा राम मोहन राय, उन्होंने कलकत्ता में एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी शिक्षा धारा को यही शिक्षा धारा में नहीं, हम अंग्रेजी अध्ययन करना चाहते हैं। यद्यपि वो संस्कृत, फारसी सबके विद्वान थे, लेकिन वो चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में आए और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और आप जानते हैं 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक अपना संस्कृत भारतीय शिक्षा में परिवर्तन का एक प्रस्ताव लाया और 1857 में प्रथम बार भारत में विश्वविद्यालय खुले। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, ये उच्च शिक्षा के 3 संस्थान खुले और इन संस्थानों में पूरी तरह से विदेशी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया और 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था हो गई, एक विदेशी मॉडल पर और एक भारतीय मॉडल पर। जो हम सहस्राब्दियों से पढ़ते लिखते आ रहे थे उसको कलप करके और विदेशी मॉडल पर शिक्षा व्यवस्था 1857 में 3 विश्वविद्यालयों के द्वारा शुरू कर दी गई। इसके पश्चात भारत के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आंदोलन भी किया कि हमें ये विदेशी शिक्षा नहीं चाहिए।
हमें अपनी भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, उसको उन्होंने राष्ट्रीय एजुकेशन कहा, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए महात्मा गांधी जी और अन्य लोगों के नेतृत्व में कुछ ऐसे संस्थान खुले, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय खुला, काशी विद्यापीठ खुला, तिलक विद्यापीठ खुला, गुजरात विद्यापीठ खुला, राजस्थान विद्यापीठ खुला, ऐसे। और गुरुकुल कांगड़ी ने कहा हम पूरी उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देंगे और हिंदी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रारंभ से लेकर के उच्च शिक्षा तक ये व्यवस्था शुरू की और चला। फिर देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसमें परिवर्तन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, राधा कृष्णन कमीशन बना, जिसका नाम ही था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग बना और उसमें यूजीसी के द्वारा शुरू हुई और एक शिक्षा की व्यवस्था। फिर 1965 में कोठारी आयोग आया और कोठारी आयोग के माध्यम से एक शिक्षा व्यवस्था का शुरुआत की गई। फिर 1985 में राजीव गांधी जी के सरकार में फिर शिक्षा नीति आई, राममूर्ति ने उसमें कुछ परिवर्तन किए और फिर 21वीं शताब्दी की जिसको हम शिक्षा व्यवस्था कह रहे हैं, इस शिक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से बार बार इस पर जोर दिया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को मुख्य शिक्षा धारा में जोड़ा, क्योंकि दो तरह की शिक्षा धारा हो गई। 1857 से शुरू हुई शिक्षा धारा अभी तक जो चल रही है वो विदेशी मॉडल, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका जो मॉडल है वह पूरा मॉडल विदेशी मॉडल है। विदेशी मॉडल का मतलब क्या है? वहां के सिद्धांतकार, वहां के वैज्ञानिक जो शोध करते हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के सोशल साइंस में कौन भारतीय सिद्धांतकार है? कोई सिद्धांत नहीं। हिस्ट्री में कौन भारतीय इतिहास के सिद्धांतकार है? कोई नहीं। सब पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा और थियरी को हम पढ़ते हैं और भारतीय समाज में उसको क्रियान्वित करते हैं। थियरी उनकी होती है, डाटा हम बनते हैं और एक विश्लेषण बनता है। और हम, क्योंकि उस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ही था नौकरी प्राप्त करना, नौकरी के माध्यम से अपने शिक्षा को उपयोगी बनाना। इस शिक्षा व्यवस्था में ये भी एक बात कही गई है कि हमें स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जिससे हम आत्मनिर्भर बने। तो ये आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी? आत्मनिर्भरता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपने ज्ञान से परिपूर्ण न हो। आधा अधूरा, आप जानते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में IIT हो, मेडिकल कॉलेज हो, कितने विद्यार्थी प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो माध्यम है उस माध्यम में न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं, जिंदगी भर ट्रांसलेशन करते रहते हैं। न आज तक हम लोगों ने पहली नर्सरी से लेकर के PhD तक अंग्रेजी कंपलसरी कर दी। एक बढ़िया लेखक तक हम नहीं, अंग्रेजी के कोई ऐसे विद्वान नहीं दे पाए। इतने वर्षों से हम अंग्रेजी पढ़ा रहे, तो केवल हम ट्रांसलेशन माध्यम से दूसरी भाषा में सोचना, दूसरी भाषा में समझना, इसके कारण इस शिक्षा नीति में यह कहा गया कि हम भारतीय भाषाओं में अपनी शिक्षा को, और जब तक यह नहीं शिक्षा देंगे तब तक हमें एक उस तरह का आत्मविश्वास नहीं आएगा, और जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो आत्मनिर्भर बनाना, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करना और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब संख्या 8000 विद्यार्थियों की। तो क्यों भारत के 8000 विद्यार्थी उस शिक्षा को प्राप्त करें?
अन्य क्यों न उस तरह की शिक्षा प्राप्त करें। तो सर्वसमावेशी शिक्षा हो जिसमें सभी लोग उत्कृष्ट और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें, इन व्यवस्थाओं को सोचें। और हम शिक्षा में कैसे कैसे आत्म सम्मान से संपन्न होंगे, तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक हम दूसरे का नकल करें, क्योंकि ये हमारी ज्ञान परंपरा नहीं। उस अब कोई फिजिक्स का प्रोफेसर दूसरे के परीक्षणों को बार बार रिपीट करने से थोड़ी कोई विद्वान बन जाएगा। दूसरे की थियरी को बार बार पढ़ाने से थोड़ी कोई विद्वान बन जाएगा। इसीलिए हमारे जो मौलिक योगदान थे उनको शिक्षा धारा में लाना। अब भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको हम कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। हम लोग गौतम बुद्ध के नाम से विश्वविद्यालय है, हमारा पहला डायस्पोरा प्रवासी लोग कौन थे? प्रवासी, हमारे पहले प्रवासी ज्ञान के प्रचार। आपको पता है अशोक ने अपनी संतानों को भी भेजा ज्ञान के प्रचार के। दुनिया भर में हम लोग ज्ञान के प्रचार के लिए गए। पहला डायस्पोरा हमारा ज्ञान के प्रचार के लिए गया। क्यों कि हम जानते थे ज्ञान का मतलब होता है, उसके 4 स्टेजेज होते: अध्ययन करना, बोध करना, आचरण करना और प्रचार करना। इस 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है: अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार। जैसे आपके लोगों में लिखा है ज्ञानम भारः क्रियाम विना, वह ज्ञान बोझा है जो क्रिया में नहीं है, जो आचरण में नहीं है, जो प्रचार में नहीं है। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है: अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार। तो पहले जमाने में अध्ययन करके उसको दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित करना। तो हम लोग दुनिया भर में जाते थे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने। विदेशी विद्यार्थी आते थे, उनको हम पढ़ाते थे। अब देखिए जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है, पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के लोग जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, इन सबको हम पाश्चात्य कहते हैं। और वो सभी लोग अपने को, उनकी ज्ञान का स्रोत क्या है? वो अपने को जोड़ते हैं रोम से और ग्रीस से। तो ग्रीस ही मुख्य रूप से, ग्रीक जो सोसाइटी थी वो भी नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी थी। जैसे प्लेटो है, अरिस्टोटल है, यहीं से वो लोग जोड़ते हैं अपने। अमेरिकन स्कॉलर भी वहीं से अपने आप को जोड़ते हैं। उनका पीरियड क्या है? वो गौतम बुद्ध के बाद के। उनका जो अरिस्टोटल और प्लेटो, ये जो ज्ञान परंपरा बहुत बाद की। इतिहासकारों ने एक ग्रंथ है जो ग्रीक विद्वान ने लिखा है, इंडिया इन ग्रीस, इंडिया इन ग्रीस। और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन अध्यापन से वहां के ज्ञान परंपरा का विकास हुआ, उद्भव हुआ। इस तरह से हमारा इंटरेक्शन न केवल अपने देश में था, दुनिया भर के लोग यहाँ से आते और पढ़ते थे। जैसे अभी एक आपको उदाहरण देते हैं, पॉलिटिकल साइंस में सिटी स्टेट की अवधारणा, प्लेटो की सिटी स्टेट की अवधारणा। अब ये सिटी स्टेट की अवधारणा कहाँ से आई? गौतम बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद क्या थे? सिटी स्टेट थे। तो ये जो थियरी थी ये भारतीय थी, उसको देख करके उन्होंने सिटी स्टेट की अवधारणा। लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में ये विषय पढ़ते नहीं। हम सोचते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटल ही राजनीति शास्त्र के उद्भावक हैं। आज श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है। आज गणित दिवस के रूप में हम मनाते हैं। गणित शास्त्र का मान लीजिए हम उच्च देखें कि गणित शास्त्र दुनिया में सबसे पहले कहाँ शुरू? ये मैथमेटिक्स के कोर्स में नहीं है। यही अंतर है, यही अंतर है जो विदेशी मॉडल का एजुकेशन सिस्टम और भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने का। तो गणित शास्त्र का उद्भव कहाँ से हुआ?
गणित हमसे अरबों ने सीखा। अरब मेसोपोटामिया के लोग, आप हजारों ऐसे विद्वानों की लिस्ट है जो लोग आ करके हमसे सीखते थे, गणित सीखते थे। और अरबों से यूरोप ने सीखा, और वो यूरोप के लोग कह रहे हैं हम गणित शास्त्र के उद्भावक आचार्य हैं। यही विकिपीडिया में लिखा होगा, यही आपकी किताब में लिखा होगा। और हम लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी कि हम लोग ज्ञान शून्य, हम मूर्ख। प्रगतिशील होने का क्या मतलब रहा? प्रगतिशीलता यही थी कि हम सब लोग मूर्ख थे, और अब प्रगति करेंगे ये लोग। ये जब पाश्चात्य ज्ञान से परिचित होंगे तब हम उनके साथ तब हम विकसित होंगे, हम तब विद्वान बनेंगे। तो गणित हो, भाषा विज्ञान का, जैसे सर ने कहा कि पाणिनि को पढ़ करके हम संस्कृत नहीं बचा सकते, साहित्य पढ़ के संस्कृत। पाणिनि जो हार्वर्ड में MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के जो भाषा विज्ञान के आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर है नाम चॉम्स्की। नाम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो एक यूनिवर्सल ग्रामर की थियरी है। वो सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय में आए थे, मैं भी उस समय वहां का विद्यार्थी था। तो उन्होंने 1997 में एक व्याख्यान किया यूनिवर्सल ग्रामर, और वो फ्रंट लाइन में छपा। और फ्रंट लाइन उन्होंने लिखा पूरे व्याख्यान के बाद, जो ये मेरा यूनिवर्सल ग्रामर की जो थियरी है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित। चुपके से एक लाइन, माने आधार है पाणिनि और बन रहा है यूनिवर्सल ग्रामर। वो कहा जा रहा है ये विदेशी है। तो हम अपनी ज्ञान, हमारी ज्ञान परंपरा का कोई दूसरा लाभ उठा रहा है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में लिंग्विस्टिक्स में संस्कृत नहीं है। आप विदेश में जाइए पढ़ने, तो जब तक आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत नहीं आती, ग्रीक नहीं आती, लैटिन नहीं आती, अरबी नहीं आती, इतिहास में आप PhD नहीं कर सकते। यहाँ इतिहास का विद्यार्थी का हम संस्कृत क्यों पढ़े? भाषा विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, सर विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषा में, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत में जो सिमिलरिटी है, ये अद्भुत सिमिलरिटी है। अब वो नहीं मान सकते थे कि संस्कृत उनकी मदर लैंग्वेज है, तो कहा सिस्टर लैंग्वेज है, और इनकी मदर लैंग्वेज माने कोई रही होगी, प्रोटो लैंग्वेज होगी जिसको हम जानते नहीं। तो दुनिया भर में भाषा विज्ञान को यदि मूल रूप से पढ़ना है, सीखना है, तो बिना संस्कृत, बिना भारत की ज्ञान परंपरा, बिना पाली प्राकृत संस्कृत पढ़े आप भाषा विज्ञान के विद्वान नहीं हो सकते। फोनेटिक्स पढ़ना है, आज ध्वनि शास्त्र का बड़ा महत्व है, इस पर विश्लेषण हो रहा है, वो भारत का शास्त्र है। आप साहित्य पढ़ना चाहते हैं, दुनिया के प्रथम प्ले राइटर, किसी भी भाषा में प्ले नहीं लिखे गए, भाष्य का पुराना सबसे प्राचीन प्ले भारत में भास का है। तो साहित्य हो, साहित्य शास्त्र हो, दर्शन हो, आज देखिए क्या दुर्दशा है कि भारतीय, आप इन फिलॉसफी डिपार्टमेंट पढ़ते हो और भारतीय दर्शन आप पढ़ न पाए। तो इस प्रकार से इन सारी ज्ञान परंपराओं, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, लाइफ साइंसेज, आयुर्वेद, अब ये सब विषय उच्च शिक्षा संस्थानों की बात हो रही है। उच्च शिक्षा संस्थान और प्राथमिक, हमारी शिक्षा व्यवस्था एक गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा पर्यंत सभी अध्ययन होते थे। तो इस प्रकार से हम जो भी शास्त्र पढ़े, अभी शिक्षा नीति में यह भी विषय आया, जो एक कंपार्टमेंट बना हुआ है कि साइंस वाला लिटरेचर नहीं पढ़ सकता और सोशल साइंस वाला लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता, ये भी हट जाएगा। अब कोई कंपार्टमेंट नहीं रहेगा,
आप जो विषय पढ़ना चाहते हैं वो विषय पढ़ें, लेकिन हमारी भूमिका क्या बनने वाली, ये सब विचार है। जैसे अभी सर ने ही कहा कि देखिए सिटीजनशिप की अवधारणा कि नागरिकता में कौन, तो गौतम धर्मसूत्र 7th सेंचुरी BC की किताब, 7th सेंचुरी, उसमें सिटीजनशिप की अवधारणा जो आज भी नहीं है। उन्होंने कहा सिटीजन किसी है, नागरिक की अवधारणा में क्या है, तो उन्होंने कहा लोक में 2 लोग हैं जिन लोगों ने व्रत धारण कर लिया है लोक के उद्धार का, कल्याण का। कहा कौन है, तो कहा एक राजा है और एक इंटेलेक्चुअल है। ये 2 लोग, इंटेलेक्चुअल सोचता है और राजा उसको इंप्लीमेंट करता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो कहा लोग किसे है, लोग को ही हम लोग कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो लोग को लोग कहते हैं। तो लोग में कौन हो, कहा लोग 2 प्रकार का, एक स्थावर और एक जंगम। स्थावर माने एक जगह रहने वाला और जंगम माने चलने वाला। तो नदी, पर्वत, पहाड़ ये सब स्थावर है, और जंगम कौन है, चलने वाले जो मूव करते हैं। तो उसमें मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं और उड़ने वाले पक्षी। ये चलन वर्ग के, ये सब देश के नागरिक। अब बताइए किस पॉलिटिकल साइंस में सिटीजनशिप की अवधारणा इतनी व्यापक है जिसमें देश का नागरिक पेड़ भी है, देश का नागरिक नदी भी है। अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा ये लिविंग एंटिटी है, रिवर भी एक लिविंग एंटिटी है, मतलब उसके भी अधिकारों की, उसके भी रक्षा होनी चाहिए। कौन करेगा, तो मनुष्य करेगा। तो पॉलिटिकल साइंस के कौटिल्य जैसा ग्रंथ कौन लिखा, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में ये विषय नहीं पढ़ते। ज्योग्राफी का विषय, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास का मतलब होता है, इतिहास की 2 आंखें होती हैं, टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस, टाइम का मतलब है काल। अब दुनिया कब से शुरू हुई, दुनिया का इतिहास क्या है, तो कुछ 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले पाश्चात्य विद्वान कहते थे कि 6000 वर्ष पुरानी दुनिया, यही उनकी अवधारणा। अब जब भारत से उनका परिचय हुआ, भारत की ज्ञान परंपरा से, तो उन्होंने अपने सारे, अब वैज्ञानिक उन्नति होने पर सब परिवर्तन। तो जो टाइम का अवधारणा है ये एक महत्वपूर्ण विषय है, ये पुराण में बताया गया, इसको हम कहते हैं मनवंतर। तो टाइम का भी स्टीफन हॉकिंग की एक किताब है टाइम का इतिहास। तो टाइम का और स्पेस, स्पेस माने जगह, स्थान। अब देश का इतिहास लिखना हो, भारत अभी भी हमारे राजनेताओं को लगता है कि ये कभी देश नहीं था, ये कभी देश नहीं, 1947 में बना। तो इंडिया, भारतवर्ष, भरतखंड, इसमें क्या मतलब है, जम्बू द्वीप, इसका क्या मतलब? तो दुनिया का इतिहास हमने पहली बार लिया, 7 द्वीपों, 7 द्वीपों, ये सब पढ़ने मुख्य शिक्षा धारा में नहीं। तो इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पहले हम लोगों ने, विष्णु पुराण, पुराणों में ये सब विषय लिखे गए, ज्योग्राफी बताई गई दुनिया की, नदियों का, पर्वतों का, पहाड़। लेकिन हम मुख्य शिक्षा, मेरे विद्यार्थी जब इन विषयों को पढ़ेंगे नहीं तो ये कैसे आएगा? तो हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, उच्च शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका होगी? उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका ये होने वाली है कि हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना, और पाठ्यक्रम निर्माण करने से हम अपने विद्यार्थियों को उन विषयों से परिचित करा सकते। बिना उनको परिचित कराए हम न नया रिसर्च कर सकते, न नई
अवधारणाएं दे सकते हैं। नई अवधारणाओं को देने के लिए भी हमें मालवीय जी चाहते थे, मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाए, तो उनका उद्देश्य यही था कि भारत की ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा दोनों का समन्वय किया। प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। प्रतीचि और प्राची, अब जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, मैं डीन के रूप में मेरे पास 2-3 दायित्व रहा। एक हम नया स्कूल भी बना रहे हैं, स्कूल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस। आयुर्वेद बायोलॉजी का हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें बायोलॉजी और आयुर्वेद दोनों को जोड़ करके 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये हमने बीएससी एमएससी का बनाया। जेएनयू में शुरू हो गया, अभी एमएससी तक बच्चे पहुंच गए, बीएससी से शुरू किए। तो इंटीग्रेट कर आयुर्वेद आइसोलेशन में पढ़ा जा रहा है और बायोलॉजी अलग पढ़ी जा रही है। ये दोनों जीवन विज्ञान, इनको एक साथ कैसे पढ़ाएं, क्योंकि जो आज पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वह पुरानी नहीं रही। पुराने जमाने में क्या होता था, 1824 तक भारत में कोई परीक्षा नहीं थी, उसके पहले कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था। कोई विद्यार्थी आए और ग्रंथ पढ़े। नालंदा का इतिहास लिखे हैं, 2500 वर्ष बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ा। 2500 वर्ष जब हुए थे तो प्रकाशन विभाग ने छापा था, बड़े बड़े विद्वानों को उसमें लिखे। उसमें बौद्ध शिक्षण व्यवस्था, उसमें नालंदा की शिक्षण व्यवस्था के बारे में लिखा गया। तो कहा वहाँ का जो असिस्टेंट प्रोफेसर था 8 ग्रंथ का विशेषज्ञ और कुलपति 50 ग्रंथ, कुलपति थे जो वो 50 ग्रंथ पढ़ सकते थे, पढ़ सकते। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे छोटा वो 8 ग्रंथ। तो पहले जब कोई कहे कि 25 वर्ष में विद्वान बन, और पुरानी शिक्षा व्यवस्था 12 वर्ष की होती थी। 12 वर्ष माने 6-7 में आया और 12 वर्ष तक एक शास्त्र पढ़ना। किसी भी फील्ड में यदि 10 किताब प्राइमरी 10 किताब पढ़ लें तो आप विद्वान हो सकते। तो ग्रेडेड किताबें पढ़ाते थे। तो हम पहले ग्रंथ पढ़ा देते थे और उनको मौखिक परीक्षा कर लिए और लिख दिए कि ये विद्वान है, विद्वान हो जाता। 1824 में यहाँ परीक्षा व्यवस्था है। अभी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सब पढ़ाई पावर पॉइंट से होती, सब बच्चों के पास कंप्यूटर है, सब उसी में लिखना पढ़ना, लेकिन परीक्षा जो होती है वो रिटेन, परीक्षा रिटेन होती। तो वहाँ के टीचरों ने एक कमेटी बनाई कि बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि विद्यार्थियों की स्पेलिंग बहुत खराब और राइटिंग खराब। विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं कि जब हम पूरे वर्ष कंप्यूटर से पढ़ते लिखते हैं तो एग्जाम क्यों रिटेन, वो भी कंप्यूटर से कराएं। तो देखिए जब व्हाट्सएप हम लिखते हैं तो हम जब एक अक्षर टी लिखते हैं तो द आ जाता अपने आप, एस टी लिखे स्टूडेंट आ गया। तो स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप कंप्यूटर और व्हाट्सएप बताता रहा। तो उन लोगों की क्या समस्या हो गई कि बच्चों की अंग्रेजी खराब और राइटिंग खराब, तो वो सोच रहे एग्जाम को भी वैसे कर दें। तो दुनिया भर में ये जो चेंजेस जो आए हैं उससे परिवर्तन के कुछ अच्छे परिणाम हैं और कुछ खराब परिणाम। तो हम लोगों ने ग्रंथ पढ़ा और उसी से परीक्षा ली। बाद में आया आजकल तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, कोई भी ग्रंथ कोई भी टेक्स्ट हम पूरा नहीं कर पाते, तो लेकिन अब पढ़ाई तो इसी मॉडल में होगी। अब हम नालंदा के जमाने में तो जा नहीं सकते, तो इस मॉडल में चेंज क्या करें, कैसे हम
उच्च शिक्षा संस्थान, आप अध्यापक, यहाँ सब लोग अध्यापक, यहाँ जो विद्यार्थी भी हैं वो भी अध्यापक। किस प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ाना और किस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाना, तो ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अब केवल साइबर टेक्नोलॉजी को छोड़ करके, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले कुछ था नहीं हमारे पास, लेकिन अन्य सारे शास्त्र में भारत ने कुछ न कुछ मौलिक योगदान किया, उनसे हम परिचित। अब आप कहेंगे हमको तो न संस्कृत आती है, न पाली आती है, प्राकृत आती है, कैसे इस ज्ञान परंपरा से परिचित हूं? तो क्या आपको ग्रीक भाषा आती है, जो प्लेटो पढ़ लेते हैं, अरिस्टोटल पढ़ लेते हैं, ससुर पढ़ लेते हैं, उन्होंने तो फ्रेंच में लिखा। मार्क्स ने जर्मन भाषा में का प्रयोग किया, तो क्या आपको भाषाएं आती है ना? कैसे तैयार हुआ ग्रंथ? तो अनुवाद से। तो हम लोग कौटिल्य का एक अच्छा ट्रांसलेशन करें। दो तरह के ट्रांसलेशन होते, एक ट्रांसलेशन जैसे तुलसीदास का ट्रांसलेशन एक एक दो होता हो, और एक पूरे समग्र रामचरितमानस का रनिंग ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से हम विद्वानों को अपने ज्ञान ग्रंथों का, अब जैसे रामायण एक अभी मैं फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम में बोल रहा था, तो एक टीचर ने कहा, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ साइंसेज में, उन्होंने कहा कि सर रामायण धार्मिक ग्रंथ। तो हमने कहा कहाँ लिखा रामायण धार्मिक? रामायण नॉलेज टेक्स्ट। कैसे नॉलेज टेक्स्ट है? तो रामायण और महाभारत को हम लोग किस तरह के टेक्स्ट मानते हैं? इतिहास ग्रंथ, ये हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री। अब हमारी दृष्टि बदल गई कि उसको ना, वो ज्ञान ग्रंथ को हमने धार्मिक ग्रंथ बना। वेद का मतलब होता नॉलेज, उसको क्या कह दिया? ये धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ कैसे हो गया? तो इस प्रकार से हमारे विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने इन ग्रंथों को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया, जिससे हम अपने देश का इतिहास, अपनी ज्ञान परंपरा का इतिहास, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री से अपरिचित। अमेरिका जैसा देश, आप उसके इतिहास विभाग के वेबसाइट पर देखिए तो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, चाइना का इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ चाइना, जर्मनी का इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, लेकिन भारत में कोई ऐसा विषय नहीं है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में ट्रेडिशनल नॉलेज उनको हम कहते जो टेक्स्ट में नहीं, ओरल ट्रेडिशन। तो हमारे सारे ज्ञान ओरल में, मौखिक परंपरा में ज्ञान, तो इनको पढ़ना और इनको समझना और इनको पाठ्यक्रम में रूपांतरित करना। अब हर व्यक्ति हर शास्त्र का तो विद्वान नहीं हो सकता, तो हम लोगों को कोई ना कोई एक शास्त्र, एक विषय लेना, उसमें विशेषज्ञता हासिल करना। 50 लाख पांडुलिपियां हैं इस देश में, 50 लाख, दुनिया के किसी भी देश संस्कृति में। अब उन पाली में है, प्राकृत में है, संस्कृत में है, फारसी में है, अरबी में है, यही लिखी रहे। उनको एडिट करना, ट्रांसलेट करना, ये कौन करेगा? ये हम ही करना। ये हम इस ज्ञान निधि के उत्तराधिकारी, और हम लोगों का एक समय, हम लोग 2000, आप लोग 2095 तक जिएंगे, हम तो 2065 तक। तो ये हमारा कार्यकाल है। इस कार्यकाल में हम कुछ ज्ञान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा सहस्राब्दियों से ऐसे आई है। बड़ी परंपरा माने एक ने दूसरे को दिया, परम परम। तो इस ज्ञान परंपरा को ऐसे इसका स्वरूप बनाना। सर मिथिलेश सर कह रहे थे आर्गुमेंट होना, हम तो आर्गुमेंटेटिव इंडियन है। डिस्कशन करना, इसको हम मोड ऑफ डिस्कशन। मोड ऑफ डिस्कशन का मतलब होता है कि सबसे पहले होता है बिना तद विधि, एक गीता में लिखा है
तद विद्धि परिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ज्ञान कैसे एक्वायर किया जाता है, नॉलेज हम कैसे एक्वायर करें, प्रश्न करके, क्वेश्चन करके। अब क्वेश्चन का जवाब आता है, इसका एक मॉडल है जिसको न्याय में भी बताया गया मॉडल, मीमांसा में भी ये मॉडल बताया गया कि किस तरह से हम आज के डिस्कशन का पुराना एक मॉडल था, आज तो उस तरह का मॉडल है नहीं जिसको हम शास्त्रार्थ कहते थे, टेक्स्ट की रियल मीनिंग। इतिहास में, समाज शास्त्र में, विज्ञान में, सब विषयों का एक पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का, शोध का एक मॉडल। लेकिन हम लोगों के सामने 4 चुनौतियां, 4 तरह, मैं अधिक समय नहीं बोलूंगा, अभी सर को भी बोलना है। 4 तरह का हमारे सामने चुनौतियां। पहली चुनौती ये है कि अपनी ज्ञान परंपरा को पढ़ना। आज सर स्थिति ये है कि विद्यार्थियों से पूछ दो कि 4 वेदों के नाम बताओ। हम तो विद्यार्थियों से अपने पूछते हैं, भैया नाम तो जाते, तुम बताओ वेद छुए हो कि नहीं? छूना, टच किए हो कि, देखे हो कि? अब बताइए, जब अपनी स्थिति ये है, कोई इंडियन फिलॉसफी की किताब छुए हो कि नहीं? पढ़ने तो दूर की बात। तो इसको पढ़ना, क्यों पढ़ना? क्योंकि ये हमारे देश की ज्ञान निधि। इस ज्ञान निधि को हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई अमेरिका से आके पढ़ेगा। ये पहली चुनौती। दूसरी चुनौती है कि अभी जो कंटेम्परेरी सोसाइटी है, इसमें एक नॉलेज सिस्टम चल रहा है, उससे भी परिचित होना जरूरी है। जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि भर्तृहरि ने क्या बढ़िया सोचा है। नागेश भट्ट का चिंतन तो बड़ा अद्भुत है। ये तब समझ में आता है जब हम कंटेम्परेरी नॉलेज, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अरे याज्ञवल्क्य ने, जीमूत वाहन ने क्या ओरिजिनल थिंकिंग की है। तो कंटेम्परेरी नॉलेज सिस्टम से परिचित होना। तीसरी जो चुनौती है कि हर ज्ञान के क्षेत्र में कुछ चैलेंजेस हैं, जिसको हम कहते हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। महिला अध्ययन में आजकल नया रिसर्च क्या हो रहा है, क्या नए चेंजेज आ रहे हैं, क्या नए परिवर्तन एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा शास्त्र के फील्ड में क्या नई चुनौतियां, क्या नए शोध हो रहे हैं, इनको जानना। और फिर चौथा जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंट करना, उन सिद्धांतों को चुनौती देना, खंडन मंडन करना, किसी सिद्धांत का खंडन करना, किसी सिद्धांत का मंडन करना, तभी नए सिद्धांत जागृत होते हैं। ये 4 चुनौतियां हमारे सामने हैं। ये अमेरिकन विद्वान के सामने नहीं। अमेरिकन विद्वान के मन में ये भाव ही नहीं आता है कि हमें कोई ज्ञान, भारत की ज्ञान परंपरा का बचाना है। और किस देश में ज्ञान परंपरा? चाइना में हो सकती है, और कहां? कोई फिलीपींस की कोई नॉलेज सिस्टम है। सब ज्ञान के स्रोत यही थे और इनको हमें पढ़ना, पढ़ाना, ये विषय। और उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों में ही क्योंकि शोध होता है, ग्रंथ पाठ्यक्रम लिखे जाते हैं, तो हमको इनको मर्ज करना, समन्वित करना है, जोड़ना है। आज का ज्ञान और प्राचीन ज्ञान को जोड़ना, और जोड़ने से एक नई धारा विकसित होगी। यही हमारा मौलिक योगदान होगा। इसीलिए पढ़ करके, पढ़ा करके, पठना, पाठना, प्रचारा और व्यवहार करके अपने सारस्वत निधि की रक्षा हम करेंगे। ऐसा हमें सब आचार्यों को संकल्प करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद। Words which focus on Indian education system and dialects used in India. Now, I would like to request
our dignitaries, Professor Gopal Krishna Thakur sir, to come over here and inspire us with his words. Sir, please.